नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा तथा देखा भी होगा द न्यू इंडियन प्रेस का भी एक आर्टिकल है जहां पे ये बता रहे हैं कि यूएसए अपना एक मिशन लॉन्च करेगा इंडिया पे, इंडिया के साथ जुड़कर एनएफएसयू के साथ जुड़कर, जहां पे ये बता रहे हैं कि 400 डेड बॉडी इसको ढूंढेंगे जो वर्ल्ड वार 2 में मारे गए थे। अब ये बात क्या हुआ, इंडिया में अमेरिकन सोल्जर्स आए तो थे लेकिन ये 400 लोग इतने कहाँ से हो गए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि इंडिया से आदमियों को ले जाया जाता था वर्ल्ड वार 2 में मदद मिल सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडियन सोल्जर्स के बदले में यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स इंडिया में आए थे। एक ये सब आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एक छोटे से जान लेते हैं कि वर्ल्ड वार 2 का सिनेरियो, वर्ल्ड वार 2 अब हुआ कब था। वर्ल्ड वार 2 हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि ऑफिशियल्स के द्वारा 7 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे, जबकि अनऑफिशियली कहा जाता है कि 12 करोड़ लोग मारे गए थे। बहुत ही ज़्यादा है। अब तक में जितने भी मारे गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये 5 साल में 6 साल में 12 करोड़ लोगों का मर जाना बहुत ही ज़्यादा है, और वो भी एक वार में। जिसके बाद से अभी वर्ल्ड वार 3 की बात तो कभी कही मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब हुआ तो ख़त्म सब। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस है जहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिया का जो सोल्जर्स जो मारे गए थे, या फिर इंडिया का जो सिविलियंस और सोल्जर्स हो इन जनरल जो मारे गए थे वर्ल्ड वार 2 में, वो काफ़ी कहीं ज़्यादा है यूएसए से। इसके बावजूद भी यूएसए ने ये प्लान शुरू किया। तो अब इसका कारण क्यों है, हम लोग थोड़ा सा पास में चले जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 का सिनेरियो क्या था। वर्ल्ड वार 2 में यूएसए उस समय चाइना के साथ था, जापान के अगेंस्ट था। अब के समय से पूरा ही सिनेरियो अलग था। तो यहाँ पे जापान के अगेंस्ट में था, वो चाहता था कि जापान हार जाए, क्योंकि जापान उन दिनों टेक्नोलॉजिकली वेपनली हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और यूएसए को रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम भी था। तो जैसा कि हम लोगों ने भी देखा तथा जानते भी हैं कि जापान ने बहुत तेज़ी से इंडो पैसिफिक को कैप्चर किया था, इस एरिया को बहुत अच्छे से कैप्चर किया। उसके साथ साथ उनका एम था कि नॉर्थ ईस्ट से इंडिया के अंदर एंट्री करके इंडिया को कैप्चर कर ले, क्योंकि अगर इंडिया को कैप्चर कर लिया गया तो वर्ल्ड वार 2 जापान आराम से जीत जाएगा। इसको देखते हुए ये लोग जानते थे कि अमेरिका भी जानता था, कि ब्रिटेन भी जानता था कि हम लोग रोक नहीं सकते। अगर इंडिया एक बार हाथ से चला गया तो हम लोग हार जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया को बचाने के लिए बहुत भारी मात्रा में सैनिक को तैनात किया गया था नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में। भारतीय सेना भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसके साथ साथ अमेरिका का भी हेल्प किया गया, वहाँ पे अमेरिकन को भी दिया गया, ताकि ये जापान जब भी आए वहीं पे इनको रोका जा सके। तो उन दिनों जापान इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि जापान जो था वो आज़ाद हिंद फौज का भी तब मदद कर रहा था, ताकि ब्रिटिश एम्पायर को बाहर निकाला जा सके, और उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी का भी था। तो इसके कारण अगर जापान इंडिया में आ जाता तो काफ़ी हद तक ये आज़ाद हिंद फौज ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते। तो इसके बाद क्या हुआ, इन सबको देखते हुए जापान ने 1944 में एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन यू गो, जहां पे ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को ये सीधा बाहर जाने को बता रहे थे, इंडिया में जागरूक कर रहे थे लोगों को, ये ताकि ये फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो। असल में इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि इन सब के बाद ये चाहता था कि कैप्चर कर ले इंडिया को, जो कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मणिपुर, उसके बाद नागा हिल्स, उसका सम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ आसाम, तो इन सब एरिया में बहुत तेजी से ये कैंपेन चल रहा था 1944 के समय। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं हम बैटल ऑफ इम्फाल जो है वो बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार 2 के हिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पे ये क्या हुआ कि जापान जब इंडिया में आया था इंडिया में घुसने के लिए, तो यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स के साथ साथ मदद लेते हुए पूरे जापान सोल्जर्स को वहीं पे रोक दिया। पूरे जापान सोल्जर्स को म्यांमार में ही रोक दिया, इंडिया पे ये लोग घुस ही नहीं पाए, जहाँ पे ये बैटल ऑफ इम्फाल में हुआ था। अब बैटल ऑफ इम्फाल अगर जापान जीत जाता तो इंडिया का काफ़ी हद तक 80 से 90% एरिया जापान के पास चला जाता, और आज का सिनेरियो कुछ अलग ही होता, आराम से जीत जाते। तो इन सबको देखते हुए उन समय जापान को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि इंडो पैसिफिक तो तब भी उनके समय ये एशियन कंट्रीज बहुत सारे उनके अंडर पे ही थे। तो जिसके कारण ये इनको हटाने के लिए, क्योंकि जापान जो था इतना ताकतवर हो चुका था, इतना ताकतवर हो रहा था उन दिनों, कि उसने आराम से पर्ल हार्बर पर अटैक किया और अमेरिका को एक तरफ करते हुए दबा के रखा था एकदम। अमेरिका अगर ये 2 एटम बॉम्ब्स नहीं गिराते तो जापान कब का ये जीत चुका था, क्योंकि जापान अकेला था जो एकदम पूरा तहलका मचा रहा था। तो जिसके कारण जब अमेरिका ने देखा कि नहीं ये अब हाथ से निकल रहा है वार हम लोगों के, तो उन्होंने 2 एटम बॉम्ब्स गिरा दिया, बस खत्म। जापान सह नहीं पाया इसको और अपने दिनों में हार गया। तो जो भी हो, बैक टू बेसिक, बैक टू द टॉपिक, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये भी है कि साइंटिस्ट ऑफ एनएफएसयू, जो भी जितने भी साइंटिस्ट है, ये एनएफएसयू का काम ही है कि हड्डियों को पहचानना तथा और हड्डियाँ कहाँ मिल सकते हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना। ये जो है ये एनएफएसयू है जो ये मदद करेगा अमेरिकन डिफेंस। यहाँ पे ये लोग ये भी कर रहे हैं कि मिसिंग इन एक्शन, ये जो एक मिशन उन लोगों ने चालू रखा है कि मिसिंग इन एक्शन अकाउंटिंग एजेंसीज DPAA, ये एक पार्ट है DOD का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD का एक पार्ट है, जहाँ पे वो लोग ये बताएंगे, ये कोशिश करेंगे ये जो 400 लोग मारे गए हैं इनके पास जो ये है, तो ये भारत से दोबारा से अमेरिका ले जा सके, और ये अपने पूर्वज नहीं, अब तो इनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो उनको दिखाएंगे कि हाँ ये आपके पेरेंट्स है, ये आपके रिश्तेदार हैं जो हम लोगों को मदद किए थे वर्ल्ड वार 2 में जीतने के लिए, तथा हम लोग जीते भी थे। ये एक मेमोरियल और इन फ्यूचर के शायद बनाए और तथा सब कुछ दिखाए कि हाँ ये सुपर हीरोज़ हैं।
तो इसको देखते हुए इंडिया को भी एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तथा इन फ्यूचर हो भी सकता है कि इंडिया बाकी सब देशों में भी ऐसा कोई कैंपेन लगा दे। अब जो भी हो, ये कैंपेन जो है ये आज का नहीं है, ये कैंपेन जो है ये यूएसए बहुत सारे देशों में कर चुका है, तथा इंडिया में 2008 और 2016 में भी किया था। 2008 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया था, आसाम के कुछ स्टेट्स पे, उसके बाद गारो हिल, उसके बाद मेघालयन हिल्स में भी बहुत सारे किए थे, जिसके बाद उन्होंने वो वापस से अमेरिका लेकर गए। तो ये कोई आम बात नहीं है कि ये दोबारा से ये शुरू हो रहा हो, लेकिन इसको ये जो है ये भारत को भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये कभी यहाँ पे कभी किसी बॉलीवुड या फिर कभी कोई सिनेमा ने ये नहीं दिखाया कि इंडियन सोल्जर्स कितने महत्वपूर्ण थे वर्ल्ड वार 2 के समय। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हर समय से ही पीछे रहते हुए आ रहे हैं, हम लोगों को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, भारतीयों को हर जगह पे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता। प्लेन सबसे पहले निकाले थे, लेकिन 7 साल बाद राइट ब्रदर्स का नाम आ गया, क्या करना अब जो भी हो। इसके कारण ये जो है इन फ्यूचर हो सकता है कि इंडिया भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू करे, बहुत इन्वेस्ट करेंगे शायद से, ताकि वर्ल्ड वार 2 में जितने भी सैनिक मारे गए थे उनको वापस इंडिया ले जाया सके और उनका एक मेमोरियल बनाया जाए, ताकि उनको हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। क्योंकि अभी अब तक बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन गायब है कि कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग और मर सकते थे ये वर्ल्ड वार 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इस लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो जानकारी आपको प्राप्त होती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, 14 जून से यानी कि 14th ऑफ दिस मंथ जून से एक सॉब्रिगेट्स का एक सीरीज शुरू करेंगे, जहाँ पे छोटे छोटे वीडियो में हम लोग ये बता देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिन्हें हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। धन्यवाद।